हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप तो दर्शन आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को इंडेक्स 23 बोरिंग कोर्स का रिवीजन कराऊंगा। ये जो नोट्स है ये मैं रेफर करूंगा अपनी एफर क्विकर बुक से, जो कि एक कॉन्सेप्ट बुक है। इंडेक्स 23 के नोट्स मैं आप लोगों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स है मैं सारे सारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता रहता हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं इंडेक्स 23 बोरिंग कोर्स का रिवीजन। इंडेक्स 23 बात करता है बोरिंग कोर्स के ट्रीटमेंट के बारे में। अभी टाइमिंग के लिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि बोरिंग कॉस्ट मींस इंटरेस्ट कॉस्ट। बाकी मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ी देर के बाद डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। कहता है अगर एंटिटी बोरिंग कॉस्ट इनकर करती है इन रिलेशन टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइड एसेट, तो वो क्या करेगी, बोरिंग कॉस्ट को क्वालिफाइड एसेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज कर देगी। मतलब बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी, पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द क्वालिफाइड एसेट बन जाएगी। अगर एंटिटी बोरिंग कॉस्ट इनकर करती है अदर देन ऑन क्वालिफाइड एसेट, तो हम उसे क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्वालिफाइड एसेट का मीनिंग क्या है। कहता है क्वालिफाइड एसेट का मीनिंग है वो असेट दैट नेसेसरली टेक ए सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। मतलब एक ऐसी एसेट जिसको एक्वायर करने में या कंस्ट्रक्शन करने में क्या लगेगा, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, ठीक। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, देखिए इंडेक्स 23 ये कहता है कि कंपनियां क्या करेगी, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेगी। जनरली 12 मंथ को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम माना जाता है, ठीक। तो क्वालिफाइड एसेट एक वो एसेट है जिसको नेसेसरली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगेगा टू गेट रेडी फॉर इट इंटेंडेड यूज और सेल। सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है, एंटिटी क्या करेगी, इसके लिए अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बना लेगी और जर्नली सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम को 12 मंथ माना जाता है, ठीक। देखिए एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें बोरिंग कॉस्ट जो है उसका कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट करना है। ये बात हमें क्लियर है कि जो बोरिंग कॉस्ट है अगर वो इन रिलेशन टू क्वालिफाइड सेट, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे क्वालिफाइड सेट की कॉस्ट का पार्ट मान के चलेंगे, ठीक। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम लोग बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन किस डेट से स्टार्ट करेंगे। इंडेक्स 23 कहता है कि उस डेट से जिस डेट पे तीन कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है। पहली कंडीशन, जो क्वालिफाई सेट है उसके ऊपर आपने क्या किया है, एक्सपेंडिचर इनकर कर दिए, ठीक। सेकंड, देयर मस्ट बी बोरिंग कॉस्ट। इट मीन स्टेटमेंट्स ये है कि अगर मान लो क्वालिफाई असेट के कंस्ट्रक्शन पे, एक्विजिशन पे या प्रोडक्शन पे आप क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। देयर मस्ट बी बोरिंग कॉस्ट, बोरिंग कॉस्ट होनी चाहिए, ठीक। थर्ड, वो कहता है कि एंटिटी ने क्या किया, नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी हो। अब नेसेसरी एक्टिविटी में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, देखिए एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक लैंड एक्वायर की, उसके ऊपर मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करूंगा, ठीक। अब मैंने लैंड एक्वायर कर ली है। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, लैंड को प्रॉपर लेवल पे लेके आना पड़ेगा, ठीक। तो ये नेसेसरी एक्टिविटी है। मेरे को परमिशन लेनी पड़ेगी और मैंने परमिशन के लिए क्या किया, अप्लाई कर दिया। बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मेरे को उसके लैंड के ऊपर जब मैं बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करूंगा तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी, तो मैंने परमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो ये नेसेसरी एक्टिविटी का पार्ट माना जाएगा, ठीक। मैंने लैंड एक्वायर की, मैंने उसके ऊपर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना, लेकिन अभी मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा, लैंड खाली पड़ी है, तो यहां पे अगर आप देखें तो नेसेसरी एक्टिविटी ये नहीं मानी जाएगी, ठीक। मतलब एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका बिल्डिंग, अगर वो खाली पड़ी है तो उसे हम लोग नेसेसरी एक्टिविटी नहीं मानेंगे। बोरोइंग कॉस्ट हम कैपिटलाइज उस डेट से करेंगे जिस डेट पे तीन कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है। सबसे पहले आपने एक्सपेंडिचर इनकर कर दिया क्वालिफाई सेट के ऊपर, सेकंड देयर मस्ट बी बोरोइंग कॉस्ट, और थर्ड आपने क्या किया, नेसेसरी एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। अब क्या होता है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ना, कहता है अगर एक्टिव डेवलपमेंट क्या होती है, इंटरप्ट होती है ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन, तो आप क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइजेशन है उसे सस्पेंड कर देंगे उस टाइम पीरियड के लिए जिस टाइम पीरियड के लिए एक्टिव डेवलपमेंट क्या होती है, इंटरप्टेड होती है, ठीक। लेकिन जो रीजन है वो एबनॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल रीजन से क्या होता है, कंस्ट्रक्शन जो है वो रुकता है, एक्टिव डेवलपमेंट जो है वो रुक जाती है नॉर्मल रीजन से, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल रीजन एंड एबनॉर्मल रीजन, देखिए जब हमने क्या किया था, नेसेसरली टाइम पीरियड को आइडेंटिफाई किया था, तो उसमें हमने क्या किया, बड़े सारे फैक्टर कंसिडर किए होंगे। जैसे आपका लेंटर लगने के बाद 20 डेज लगेंगे उसको सूखने में, तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा, तो ये नेसेसरी आपका टाइम पीरियड था, तो ये नॉर्मल रीजन है, ठीक। अगस्त के महीने में बारिश होती है और उस महीने में काम नहीं हो पाएगा, ये नॉर्मल रीजन है। लेकिन बाढ़ आगे 3 महीने काम नहीं हो पाया, ये एबनॉर्मल रीजन है। आई मीन टू से जब हमने क्या किया था, टाइम पीरियड का एस्टिमेट लगाया था, उसमें जो जो फैक्टर कंसीडर कर लिए थे वो आपका नॉर्मल रीजन है, और जो फैक्टर वहां पे कंसीडर नहीं होंगे वो क्या है, आपका एबनॉर्मल रीजन, ठीक। बोरोइंग कॉस्ट का सस्पेंशन होगा अगर एक्टिव डेवलपमेंट क्या होती है, इंटरप्टेड होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। बोरोइंग कॉस्ट जो है हम उसका कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे अगर इन दोनों में से कोई भी एक घटना पहले घट जाती है, या तो जो असेट है वो रेडी टू यूज हो जाती है,
क्योंकि असेट अगर एक बार रेडी टू यूज होगी तो उसके बाद अगर हम उसके ऊपर कोई भी एक्सपेंडिचर इनकट करते हैं तो उसे कैपिटलाइज नहीं करते, ठीक। तो असेट जैसे ही यहाँ पे मान लो रेडी टू यूज होगी तो यहाँ के बाद हम क्या करें, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। या अगर हमने क्या किया, बोरिंग को पहले रीपे कर दिया, मान लो हमने यहाँ पे बोरिंग को रीपे कर दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइजेशन है वो बंद कर देंगे। इट मीन्स क्या है, इट मीन्स ये है कि आइदर बोरिंग रीपे हो जाती है या फिर जो असेट है वो रेडी टू यूज हो जाती है। इन दोनों में जो भी पहली घटना घटेगी हम लोग क्या करेंगे, बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, ये पॉइंट अभी मैं पेंडिंग रख रहा हूं, कि जो बोरिंग कॉस्ट है हम उसका जो अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बोरिंग को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बोरिंग जो है उसके नीचे स्पेसिफिक है, ये आपका जनरल बोरिंग है। मैं बैंक से लोन लेने गया, बैंक ने पूछा कि क्या पर्पज है, किस पर्पज के लिए आप लोन ले रहे हैं। मैंने कहा मैं बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए लोन को यूज करूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये जो लोन है ना, आप इसे केवल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, आप इसे और कहीं यूज नहीं करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक बोरिंग, ठीक। तो बोरिंग बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि जिस पर्पज के लिए हमने लोन लिया हम केवल उसी पर्पज के लिए उसे यूज करेंगे, ठीक। सेकंड बोरिंग होती है जनरल बोरिंग, मैंने बैंक से लोन ले रखा है और मैं उसके मल्टीपल यूज कर सकता हूं, तो वो कहलाएगी जनरल बोरिंग, ठीक। तो बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट हम कैसे कैपिटलाइज करेंगे, आइए मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो क्या होता है, यहां पे 1 अप्रैल 25 है, ठीक है। मैंने 10 लाख का स्पेसिफिक लोन लिया, मैंने क्या किया, 10 लाख का स्पेसिफिक लोन लिया, ठीक। अब ये जो 10 लाख का स्पेसिफिक लोन मैंने लिया है इसको मैं केवल बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करूंगा। तो इंडेक्स 23 ये कहता है कि जिस डेट पे 3 कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है, एक, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड एसेट, सेकंड, देयर मस्ट बी बोरिंग कॉस्ट, और थर्ड, नेसेसरी एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड। मान लो यहाँ पे वो तीनों कंडीशन क्वालिफाई होगी, ठीक। तो आप क्या करेंगे, उस डेट से स्पेसिफिक बोरिंग के केस में एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करेंगे एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब यहाँ पे मान लो हमने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा वो 12% बैंक ने हमसे चार्ज किया, ठीक। तो बोरिंग कॉस्ट कितनी आएगी, 120 आ जाएगी। अब मेरी जो बैंक से बात हो रखी है, ये बात हो रखी है कि या तो मैं इस पैसे को क्या करूंगा, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करूंगा, और अगर जब तक बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा यूज नहीं होगा तो मैं इसे क्या करूंगा, टेम्परेरी कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक। तो मैंने क्या किया, 1 अप्रैल 25 को 6 लाख रुपीज आज ही यूज कर लिए, लेकिन 4 लाख को मैंने क्या किया, टेम्परेरी इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो पैसा मैंने 1 जुलाई को यूज करना, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेरी आती है स्टूडेंट की कि सर हम यहाँ पे 6 लाख के ऊपर बोरिंग कॉस्ट का अप्लाई करेंगे 10 लाख के ऊपर। मैं आपको बता दूं स्पेसिफिक बोरिंग के केस में वो ये कहता है इंडेक्स 23 कि आप क्या करेंगे, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करेंगे। तो इट मींस क्या है कि मैं बोरिंग कॉस्ट 10 लाख के ऊपर बियर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 10 लाख के ऊपर ही बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करूंगा, और इसमें से क्या करूंगा, टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस कर दूंगा। मान लो जो 4 लाख का अमाउंट हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर 10,000 की इनकम आई, तो उसे मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो ये जो तीनों कंडीशन है ना, कौन कौन सी, एक, एक्सपेंडिचर हैज बीन इनकर्ड ऑन क्वालिफाइड एसेट, सेकंड आपका देयर मस्ट बी बोरिंग कॉस्ट, और थर्ड नेसेसरी एक्टिविटी हैज बीन स्टार्टेड। मान लो 1 मई को तीनों कंडीशन क्वालिफाई होती है, तो फिर मैं क्या करूंगा, बोरिंग कॉस्ट का जो कैपिटलाइजेशन है वो 1 मई से स्टार्ट करूंगा, ठीक। और यहां से लेके यहां तक की जो बोरिंग कॉस्ट है उसे पिनल अकाउंट के अंदर लेके जाऊंगा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जिस डेट पे तीनों कंडीशन क्वालिफाई हो जाएगी ना, उस डेट पे हम लोग क्या करेंगे, स्पेसिफिक बोरिंग के केस में एक्चुअल बोरिंग कंसिडर करेंगे एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम, इरिस्पेक्टिव कि मैंने स्टार्टिंग में कितना पैसा यूज किया, ठीक। चलिए, यहाँ पे स्टूडेंट से गलती हो जाती है, अब आपसे कभी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये बात ना इंडेक्स 23 ने बिल्कुल क्लियर बोल रखी है कि स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम क्या करेंगे, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कंसीडर करेंगे, ठीक। जनरल बोरिंग का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैंने क्या कर रखा है, 10% लोन ले रखा है 15 लाख का, और 12% लोन ले रखा है मैंने, मान लो आपका 12 लाख का। तो यहाँ पे अब जो मैं असेट के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा यूज कर रहा हूँ, कुछ पैसा इसमें से यूज कर रहा हूँ, कुछ पैसा इसमें से यूज कर रहा हूँ, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जनरल बोरिंग रेट निकालेंगे, इसे हम कैपिटलाइजेशन रेट भी बोलते हैं। और इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, 15 लाख पे 10% आपका 150, 12 लाख पे 12% आपका 144, डिवाइड बाई 15 लाख प्लस आपका 12 लाख, 150 प्लस 144 डिवाइड बाई आपका आएगा 27 लाख। ये रेट आ गया आपका 10.89%, ठीक। चले जी सर। अच्छा, हम जब भी क्वालिफाई एसेट के ऊपर अमाउंट इनकट करेंगे तो पहले इनकट करेंगे फ्रॉम स्पेसिफिक बोरिंग और फिर इनकट करेंगे कहां से, जनरल बोरिंग से, ठीक। और अगर मान लो हमने अपना पैसा लगाया है क्वालिफाई एसेट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। इट मींस ये है कि जो बोरिंग कॉस्ट है वो एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट होनी चाहिए, नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। अगर हमने अपना पैसा यूज कर लिया है तो हम उसके ऊपर नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ठीक। ये बात होगी। देखिए, जैसे मान लो मैंने क्या किया है, यहां पे एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास कोई स्पेसिफिक बोरिंग नहीं है, मैंने 30 लाख अमाउंट इनकट किया है क्वालिफाई एसेट पे, तो यहाँ पे जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो कितना है, 10.89%। तो 30 लाख इंटू 10.89%, ये अमाउंट आ गया आपका 326,700,
और यहाँ पे एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट कितनी है, 150 प्लस आपका 144,000, ये है 294। तो यहाँ पे हम मैक्सिमम बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज करेंगे, 294। इट मीन्स क्या है कि हम एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट तक ही अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, लेकिन सर ये अमाउंट तो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि 27 लाख तक का हमने अमाउंट यहाँ पे यूज किया बोरिंग से, बाकी हमने अपना फंड लगाया, जो हमने अपना फंड लगाया उसके ऊपर हम नोशनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटलाइज नहीं करते, बोरिंग कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाता। आइए अब एक बहुत ही प्यारी बात मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो क्वालिफाई असेट है उसके ऊपर जो हमने अमाउंट इनकर्ड किया है उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्सपेंडिचर ऑन ए क्वालिफाई असेट में क्या क्या आएगा, देखिए कहता है एक्सपेंडिचर के अंदर वो अमाउंट आ जाएगा जिसकी आपने कैश में पेमेंट की है। अगर आपने कोई असेट ट्रांसफर की है वो आ जाएंगी। अगर अभी पेमेंट नहीं की है लेकिन आपकी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी आ गई है, इंटरेस्ट बियरिंग लायबिलिटी, वो आ जाएगी। ठीक, अगर कोई प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव हुई है या गवर्नमेंट ग्रांट का अमाउंट रिसीव हुआ तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। यहां पे एक बात का और ध्यान रखेंगे, जैसे मान लो क्या है कि मेरी जो क्वालिफाई सेट है उसका कंस्ट्रक्शन ना 2 साल चलेगा। ठीक, अब पहले साल 1 लाख की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी, तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होगा, ये जो 1 लाख की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगी ना, ये भी क्वालिफाई सेट के ऊपर जो मैंने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया है उसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो यहाँ पे प्लीज लिख लेंगे आप, बोरोइंग कॉस्ट ऑलरेडी कैपिटलाइज्ड। आइए अब हम एक काम करते हैं, फर्स्ट पॉइंट से लग जाते हैं। देखिए बोरोइंग कॉस्ट में बेसिकली क्या क्या आएगा, कहता है बोरोइंग कॉस्ट में आपका इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट आएगी। ठीक, इट इंक्लूड्स जो इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हम कैलकुलेट करेंगे ना वो कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग ईआईआर, जो हम कैलकुलेट करते हैं अंडर इंड AS 109। ठीक, एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लो मैंने 10 लाख का लोन लिया है, 10,000 मेरी प्रोसेसिंग फी गई है और 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, तो मैं क्या करूंगा, जो 10,000 की प्रोसेसिंग फी है ना उसे एडजस्ट कर दूंगा प्रोसीड अमाउंट के साथ और फिर ईआईआर कैलकुलेट करूंगा एज पर इंड AS 109। ठीक, अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है इन रिगार्ड टू लीज लायबिलिटी तो हम उसे कंसिडर करेंगे। एक फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस को एडजस्ट करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, आइए इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए क्या होता है, फॉरेन से हमें लोन सस्ता मिलता है, उसका रीजन क्या है कि फॉरेन में जो डेवलप्ड कंट्रियां हैं ना उनके पास, सबके पास पैसा है तो सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, इसलिए क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। हम सब मान के चलते हैं हमारे सबके पास ना 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए हैं। ठीक, मानो ना सर, मान लिया। अब हम में से एक व्यक्ति को 500 करोड़ चाहिए तो उसको पैसा देने वाले बड़े सारे लोग होंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर जाएगा। ठीक, लेकिन फॉरेन के अंदर जब हम लोग लोन लेते हैं तो उसमें ना फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क रहता है। अब अगर मैं इंड AS 21 की बात करूं, मैं एक बार इंड AS 21 में चलता हूं, तो इंड AS 21 ये कहता है कि कोई भी फॉरेन एक्सचेंज गेन या लॉस आप उसे क्या करेंगे, P&L अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। ये एक जनरल प्रोविजन हो गया। इंड AS 23 ने क्या किया, स्पेसिफिक प्रोविजन डाल दिया। स्पेसिफिक प्रोविजन क्या डाल दिया कि आप एक काम करेंगे, आप ना फॉरेन से अगर आप लोन लेते हैं तो आप उस केस में क्या करेंगे, आप फॉरेन एक्सचेंज लॉस को कैपिटलाइज करेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। इट मींस क्या, इट मींस ये है, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मान लो हमने क्या किया, $1 लाख का लोन लिया। ठीक, उस दिन आपका कन्वर्जन रेट 80 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 4% है, और जो हमारी फंक्शनल करेंसी है वो रुपीज है। फंक्शनल करेंसी क्या, रुपीज है, और अगर हम रुपीज में लोन लेते हैं तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पड़ेगा। ठीक, और क्लोजिंग रेट मान लेते हैं आपका 85 मान लेते। ठीक, चलें जी सर। आइए अब डिस्कस करते हैं कि बोरिंग कॉस्ट यहाँ पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्ट कॉस्ट आ जाएगी कितनी, 4% है। 1 लाख का 4% 4,000 आ गया। कन्वर्जन रेट सर आपका 85 है, तो 4,000 इंटू आपका 85, 3,40,000 तो इंटरेस्ट कॉस्ट आ गई। अब फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो है वो कैपिटलाइज होगा टू द एक्सटेंट ऑफ लोकल बोरिंग कॉस्ट इन कंपैरिजन टू फॉरेन बोरिंग कॉस्ट। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज लॉस देखें तो कितने से आएगा सर, 1 लाख इंटू 5 लाख। हम इस 5 लाख का कंपैरिजन करेंगे किसके साथ, लोकल बोरिंग कॉस्ट कितनी होती सर, लोकल बोरिंग कॉस्ट होती 80 लाख का हमें लोन मिलता, और हम जो इंटरेस्ट पे करते 9% के हिसाब से 720 होती। बिल्कुल ठीक है। फॉरेन बोरिंग कॉस्ट कितनी सर, 340। तो लोकल बोरिंग कॉस्ट इन एक्सेस ऑफ फॉरेन बोरिंग कॉस्ट कितने से है सर, 380 से। तो इनमें जो लोअर अमाउंट है उसे हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, तो 720 आ गया। और जो डिफरेंस आएगा 380 और आपका 5 लाख का 120, उसे हम क्या करेंगे, एज पर इंड AS 21 P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक, चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब एक ना क्वेरी आई, क्वेरी ये आई कि अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा तो क्या होगा। देखिए अगर फॉरेन एक्सचेंज गेन होगा तो इंड AS 23 इसके बारे में साइलेंट है। ठीक,
इंडेस 21 ये कहता है कि जितने फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस है उसे आप कहां लेके जाएंगे, पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो इंस्टीट्यूट के पास एक स्पेशल केस आया, तो इंस्टीट्यूट की जो एडवाइजरी कमेटी थी उसने ओपिनियन ये दी कि अगर मान लो फॉरेन एक्सचेंज लॉस ऑलरेडी कैपिटलाइज हो चुका है, ठीक, और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्वालिफाई एसेट का ना, और फॉरेन एक्सचेंज गेन हो जाता है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अर्लियर फॉरेन एक्सचेंज लॉस जो कैपिटलाइज हुआ उतना गेन से हम लोग क्या करेंगे, एसेट को डीकैपिटलाइज कर देंगे। एक्सेस गेन कहां पे लेके जाएंगे, पी&एल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। तो यहां पे मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट दे रखे, ये वाला पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम के पर्पज के लिए कुछ प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करते हैं। देखिए क्वालिफाई जो असेट है उसमें क्या केवल कंस्ट्रक्शन असेट आएंगी या परचेज असेट भी आ सकती है। मैं आपको बता दूं, परचेज असेट भी आ सकती है। सर कैसे, आइए प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग देख रहा था, ठीक, या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे को एक ऑफिस चाहिए था। तो मैंने क्या किया, एक बिल्डर से बात की, उसने कहा साहब आ जाओ बात कर लेते हैं। मैं बिल्डर के पास पहुंचा, मैंने कहा साहब आप यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, इसमें बड़े सारे ऑफिस बना रहे हो, एक ऑफिस मेरे को दे दो। उसने कहा ठीक है दे देते हैं, पोसेशन आपको 3 साल के बाद मिलेगा। मैंने कहा ठीक है मैं 3 साल के बाद आता हूँ। उसने कहा भाई साहब 3 साल के बाद, 10 दिन के बाद सारे फ्लैट बिक जाएंगे, सारे ऑफिस बिक जाएंगे। अगर आपको ऑफिस लेना तो अभी बुकिंग करानी पड़ेगी, अभी पेमेंट करनी पड़ेगी, और सारी पेमेंट करनी पड़ेगी मान लो 1 मिनट के लिए, ठीक है, या कुछ पेमेंट अभी करनी पड़ेगी, कुछ पेमेंट 1 साल के बाद, और कुछ पेमेंट पोसेशन के टाइम पे करनी पड़ेगी, ठीक। अब मैंने लोन लेके उनको पेमेंट की है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मेरे लिए जो असेट है वो परचेज असेट है, तभी मेरे लिए क्वालिफाई असेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उस असेट को परचेज करने में मेरे को सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लग रहा है, ठीक। बात सुनिए ध्यान से ना, मैं समुद्री जहाज चलाता हूं और मैं समुद्री जहाज को बाहर से बनवाता हूं, तो मेरे लिए तो परचेज असेट होगी। लेकिन जो समुद्री जहाज बनाने वाली कंपनी है वो मेरे को जहाज बना के देती 3 साल के अंदर, और मेरे को एडवांस में पेमेंट करनी पड़ती है। जो मैं पेमेंट करता हूँ वो लोन लेके करता हूँ, तो मेरे लिए क्या होगी, परचेज असेट होगी, तो भी वो क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक। लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए अगर आप देखें तो एग्जाम में तो इतनी सारी डिटेल होगी नहीं, तो हम एग्जाम पर्पज के लिए क्या मान के चलेंगे। देखिए मैंने आपको बताया प्रैक्टिकल लाइफ में कंस्ट्रक्शन असेट और परचेज असेट दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक। लेकिन एग्जाम पर्पज के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन असेट को क्वालिफाई मान के चलेंगे। इसका एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन असेट को हम हमेशा क्वालिफाई मान के चलेंगे। इसका एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है कि जैसे मान लो क्वेश्चन ने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम आपका 12 मंथ है, और फिर क्वेश्चन ने ही हमें ये बता दिया, ये क्वेश्चन ने बोला कि सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम 12 मंथ है, और क्वेश्चन ने फिर हमें ये भी बता दिया कि जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो कब से स्टार्ट हुआ और कब जाके कंप्लीट हुआ, और वो अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड इससे कम है तो फिर हम क्वालिफाई नहीं मानेंगे। अदरवाइज हर केस में हम एग्जाम पर्पज के लिए कंस्ट्रक्शन सेट को क्या मानेंगे, क्वालिफाई मानेंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम पर्पज के लिए हम परचेज असेट को क्वालिफाई नहीं मानते प्राइमा फेसी, लेकिन अगर परचेज असेट है या हमने किसी असेट के अगेंस्ट एडवांस दिया है और वो कंस्ट्रक्शन असेट का पार्ट है, क्वालिफाई असेट का पार्ट है, तो हम उसे क्या करेंगे, क्वालिफाई असेट मान लेंगे, ठीक। आपने इस तरह के क्वेश्चन भी किए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो हमने क्या किया है, बोरोइंग को वर्किंग कैपिटल पर्पज के लिए यूज किया है, तो वर्किंग कैपिटल कभी भी क्वालिफाई असेट नहीं होगी। एक बात का ध्यान रखेंगे कि कई बार क्वेश्चन में ना वर्किंग कैपिटल लोन आ जाता है, अगर वर्किंग कैपिटल लोन है तो जनरल बोरोइंग का पार्ट बन जाएगा, ठीक। लेकिन अगर बोरोइंग का यूज वर्किंग कैपिटल के लिए किया है तो वो आपकी क्वालिफाई सेट नहीं मानी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या इन्वेंट्री जो है वो क्वालिफाई सेट हो सकती है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल हो सकती है। सर कैसे, देखिए मैं एक बिल्डर हूं, मैं बिल्डिंगें बना के बेचता हूं, और मैं जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करता हूं 3 से 4 साल लग जाते हैं, तो मेरे लिए वो क्या है, इन्वेंट्री है, तभी वो मेरे लिए क्वालिफाई एसेट है। इसका मतलब क्या, क्वालिफाई एसेट में सर आपका पीपी भी आ सकता है, आपका इन्वेंट्री भी आ सकता है, ठीक। चलें जी सर, आइए यहां पे कुछ स्पेशल पॉइंट है। क्वालिफाई एसेट में क्या क्या आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, इन्वेंट्री आ सकती है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट आ सकता है, पावर जनरेशन फैसिलिटी आ सकती है, इंटेंजिबल एसेट आ सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ सकती है, बिल्डर प्लांट आ सकता है, ठीक। लेकिन इनको हम क्वालिफाई एसेट नहीं मानेंगे, किस किसको, फाइनेंशियल एसेट को। जैसे मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर ले लिए, क्वालिफाई एसेट नहीं मानी जाएगी, ठीक। इन्वेंट्री जो मैं मैन्युफैक्चर करता हूं या अदरवाइज प्रोड्यूस करता हूं आपका ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। अगर जब मैंने असेट को एक्वायर किया वो रेडी टू यूज है, ठीक, तो हम उसे क्वालिफाई एसेट नहीं मानेंगे। एक इन्वेंट्री को लेकर उन्होंने स्पेशल पॉइंट दे रखा है, क्या स्पेशल पॉइंट दे रखा है, बात समझिए। ये 2 ईयर का डायग्राम बनाया मैंने, ठीक। मान लो एक कंपनी हार्ड ड्रिंक बनाती है और उसे प्रोडक्शन करने में 2 ईयर लग जाते हैं, तो क्या होगा, अगर उसे प्रोडक्शन करने में 2 ईयर लग रहे हैं तो उसके लिए जो इन्वेंट्री है वो क्वालिफाई एसेट बन जाएगी, वो क्या बन जाएगी, क्वालिफाई एसेट बन जाएगी। और इन्वेंट्री भी क्वालिफाई एसेट है, तो बोरिंग कॉस्ट को हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे, ठीक है। चलें जी सर, अब यहां के बाद क्या होगा सर, रिपीटेशन आ जाएगा, मतलब पुराना प्रोडक्शन आ रहा होगा और नए प्रोडक्शन की तैयारी हो रही होगी, ठीक। तो इंडेस 23 ये कहता है कि अगर आप इन्वेंट्री को रिपीटेटिव बेसिस पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करते हैं रिपीटेटिव बेसिस पे, तो उस केस में फिर वो क्वालिफाई सेट नहीं मानी जाएगी।
इंडेस लिख लेंगे, इंडेस 23 डज नॉट रिक्वायर द कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट फॉर इन्वेंट्री दैट आर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटी ऑन रिपीटेटिव बेसिस, मतलब उसके ऊपर आप बोरिंग कॉस्ट को फिर कैपिटलाइज नहीं करेंगे। अगर आप डेफिनेशन देखेंगे ना, डेफिनेशन में यहां पे 3 वर्ड लिखे हुए हैं, देखिए, कैपिटलाइजेशन ऑब्लिक रिकॉग्निशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रिब्यूटेबल टू द एक्विजिशन, मतलब परचेज, कंस्ट्रक्शन, सर पीपी का कंस्ट्रक्शन, प्रोडक्शन किसका होता है, इन्वेंट्री का, ठीक है। तो इन्वेंट्री भी यहां पे आ सकती है, लेकिन अगर इन्वेंट्री लार्ज क्वांटिटी में आप रिपीटेटिव बेस पे प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद हो जाएगा, ठीक। एक ये पॉइंट अपना पेंडिंग था। जैसे मान लो मैं एक कंपनी हूं, ठीक है, मैं क्या कर रही हूं, मैं एक असेट को ना अलग अलग पार्ट में बना रही हूं, अलग अलग फेस में बना रही हूं, ठीक है, फेस 1, फेस 2, फेस 3, फेस 4, ठीक। और मान के चलते हैं सर ये जो चारों फेस है ये आपके एक सेट के पार्ट है, लेकिन हर फेस इंडिपेंडेंट यूज हो सकता है। इंडेस 23 ये कहता है कि अगर आप असेट को फेस में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और कोई फेस कंप्लीट हो जाता है और वो इंडिपेंडेंट यूज हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, जैसे वो फेस कंप्लीट होगा उसे उसके ऊपर बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे। When an entity complete the construction of a qualified asset in part में या फेस में, ठीक, and each part is capable of being used while construction continue on other part, मतलब जो पार्ट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है उसको आप यूज कर सकते हैं और अदर पार्ट पे कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगा। The entity shall cease capitalization borrowing cost when it completes substantially all the activity necessary to prepare that part for intended use or sale। चलें जी सर। अब यहाँ पे अगर आप देखें ना वर्ड लिखा होता है इंटरनेट यूज और सेल, इसका मतलब क्या है, इंटरनेट यूज मतलब बीपी और सेल मतलब इन्वेंट्री। बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक बार असेट रेडी टू यूज हो जाती है, ये पॉइंट अपना हो गया था। अगर मान लो हमने स्पेसिफिक बोरिंग ले रखी है और जिस असेट के लिए ले रखी थी वो रेडी टू यूज हो गई है और हमने बोरिंग को भी पे नहीं किया, तो फिर वो जनरल बोरिंग का पार्ट बन जाएगी। मैंने बैंक से लोन लिया, बैंक ने मेरे को बोला कि साहब ये लोन मैं आपको 5 साल के लिए दे रहा हूं, आप 5 साल से पहले अगर पेमेंट करोगे तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस पे करने पड़ेंगे। अगर मैंने प्री पेमेंट चार्जेस पे किए तो क्या वो बोरिंग कॉस्ट का पार्ट माना जाएगा, आई मीन टू से क्या उसे हम, अगर वो क्वालिफाई सेट के रिगार्ड में तो कैपिटलाइज करेंगे, आंसर इज नो, क्योंकि बोरोइंग का मतलब होता है पैसे को यूज करना और जो बोरोइंग कॉस्ट है वो बोरोइंग के यूसेज के लिए हम पे करते हैं, लेकिन अगर मैं प्री पेमेंट चार्जेस पे करता हूं तो वो कंपनसेट नेचर के है, वो यूसेज नेचर के नहीं, ठीक। कोविड-19 की वजह से जब लॉकडाउन लगा था तो कंपनियों ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन को रोक दिया था, तो वो एबनॉर्मल रीजन माना गया। ड्यूरिंग दैट पीरियड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा, ठीक है, मतलब सस्पेंड हुआ था। ये सारी बातें अपनी डिस्कस होगी जी सर। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट की बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जितना अमाउंट बोरिंग कॉस्ट का कैपिटलाइज किया है उसे आपको बताना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक। कैपिटलाइजेशन रेट आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, कैपिटलाइजेशन रेट जनरल बोरिंग का निकलता है, ठीक। स्पेसिफिक बोरिंग के केस में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल बोरिंग कॉस्ट एज रिड्यूस्ड बाय टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम को कैपिटलाइज करते हैं। चलिए इसी के साथ इंडिया 23 का रिवीजन समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस।